गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेड टू टेरिटरी, और उस कड़ी में हम लोगों ने देखा था कर्नाटक वॉर के बाद फ्रांसीसियों का भारत में प्रभुत्व जो है वो ख़त्म हो गया और पूरी की पूरी एक ही कंपनी बच गई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में ट्रेडिंग के साथ साथ गवर्निंग भी करने लगी। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग ये देखेंगे कि बंगाल के ऊपर किस तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य कायम किया। बंगाल जो था वो नवाबों के देखरेख में चल रहा था। मुगल एम्पायर के समाप्ति के दौर में ढेर सारे भारत में छोटे छोटे रियासतें और ज़मींदारी प्रथा आ गई थी, और इसी कड़ी में बंगाल में नवाबों का शासन था। 1740 में अलवर्दी खां, जो कि बंगाल का नवाब था, उसने ब्रिटिशर्स को कुछ पावर दिए जिसके तहत वो लोग फ्री ट्रेड करने लगे बंगाल के भीतर। इसी कड़ी में मुगल एम्पायर फर्रुखसियर ने भी कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल फरमान जारी किया था, जिसके तहत ब्रिटिशर्स जो थे वो बिना कोई टैक्स पे किए बंगाल के भीतर आवाजाही करते थे और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे थे। और उन्होंने इसे दस्तक भी कुछ इशू कर रखे थे, जो कि एक तरह का पास होता था, ट्रेडिंग पास। पश्चिम बंगाल की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी और संपन्नता भी यहाँ पे थी। इस पे अंग्रेज़ों की नज़र शुरू से थी और नवाबों को वो किसी न किसी तरह से अपने अंडर में लेना चाहते थे ताकि वो यहाँ के रिसोर्सेज का बेहतरीन फ़ायदा उठा पाए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कलकत्ता में भी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को स्थापित कर चुकी थी तब तक, और वो लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे थे। सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल में आगे चल के नवाब बने, और वो नए उम्र के थे और उन्हें ये बात काफ़ी खल रही थी, वो बंगाल से अंग्रेज़ों को हटाना चाह रहे थे। और इस कड़ी में सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के भीतर जो फोर्ट विलियम था, किला, वहाँ पे अटैक करके अंग्रेज़ों को वहाँ से बाहर भी निकाला। इन सब चीज़ों से अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो ब्रिटेन के भीतर वो काफ़ी परेशान हुई, और उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को चार्ज दे के भेजा कि बंगाल में आपको अंग्रेज़ों का शासन स्थापित करना है। क्लाइव जो था एक काफ़ी चालाक सोल्जर था और उसके पास काफ़ी जीनियस माइंड था मिलिट्री के कंसर्न में। 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने की लड़ाई में आगे आए, और पलासी, जो कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के पास में है, वहाँ पे इनकी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में शुरू के समय में सिराजुद्दौला जो था वो जीत रहा था, लेकिन यहीं पे उसके एक कमांडर्स था जिसका नाम था मीर जाफ़र, और उसके अधीन जो सेना थी उसने लड़ाई में धोखाधड़ी की और वो अंग्रेज़ों के साथ जा मिला, और इस तरह से इस लड़ाई के भीतर नवाब सिराजुद्दौला की स्थिति खराब हो गई, वो हारा, और तब तक बारिश का मौसम भी आ चुका था, और इस तरह से जो नवाब था वो भागने के लिए मजबूर हुआ, लेकिन उसे अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और उसे फांसी दे दी गई। मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब चुना गया, लेकिन इसके पास काफ़ी लिमिटेड पावर थे, और इसके एगेंस्ट में अंग्रेज़ों को उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के भीतर फ्री ट्रेड करने का लाइसेंस दिया, और साथ ही साथ 24 परगना की ज़मींदारी भी
दी। 24 परगना पश्चिम बंगाल का एक ज़िला है जो कि कलकत्ता के काफ़ी समीप है और गंगा नदी के किनारे है, और ये एक तरह से अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी महत्व रखता था। साथ ही साथ मिर्जाफर ने 1,77,00,000 रुपए कंपनसेशन भी दिए कलकत्ता के ऊपर सिराजुद्दौला के अटैक करने के एवज में। इस तरह से बंगाल में फिनेंशियल ब्लीडिंग का एक दौर स्टार्ट हुआ और आगे चल के ये काफ़ी असंतोष का कारण बना। डच के लोग भी जो थे वो धीरे धीरे बंगाल से बाहर होने लगे और बंगाल में सिर्फ अंग्रेज का ही अब शासन चलने लगा। आफ्टर दिस बैटल द कंपनी गॉट द कंट्रोल of the rich province of Bengal. The vast resources of the province were used to conquer more areas of India. Also, with the money they got, they were able to increase their economic hold in Bengal. The British monopolized Bengal's trade and commerce and plundered the province. The Battle of Plassey काफ़ी महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम निकले और इस लड़ाई ने फाउंडेशन स्टोन का काम किया ब्रिटिश एम्पायर को भारत में खड़ा करने में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई थी, बैटल ऑफ प्लासी, जहाँ से पूरे ईस्ट इंडिया के भीतर अंग्रेज के पांव काफ़ी मजबूती से जम गए। तो ये छोटी कहानी थी बैटल ऑफ प्लासी की, लेकिन इसके परिणाम काफ़ी दूरगामी निकले। ब्रिटिशर्स जो थे वो बंगाल में एक पॉपेट नवाब की स्थिति चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे मीर कासिम जो था वो बंगाल को फ्री करने का इरादा रखने लगा और इस तरह से एक बार फिर लड़ाई की संभावना जो है वो बढ़ गई। अब क्या हुआ कि मीर कासिम ने अवध के जो नवाब थे उनके साथ और शाह आलम द्वितीय जो थे मुग़ल एम्पायर, इनके साथ मिलके एक अपनी कंबाइंड फोर्स के साथ जो है उसने 1759 में बैटल ऑफ बक्सर में, यानी बक्सर के भीतर एक लड़ाई लड़ी गई 1764 तक। इस लड़ाई में ब्रिटिश जो थे वो जीते और मीर कासिम को यहाँ से भागना पड़ा और मिर्जाफर वाज अगेन मेड द नवाब ऑफ बंगाल। जिस मिर्जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया गया था नवाब बंगाल में, उसके बाद फिर से एक बार मिर्जाफर जो थे वो बंगाल के नवाब बन गए। क्लाइव जो था गवर्नर जनरल, उसने एक ट्रिटी साइन की जिसे हम लोग ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, जो कि अवध के नवाब और शाह आलम के साथ किया गया था। यहाँ से अंग्रेज़ों को एक राइट मिलता है फ्री ट्रेड करने के लिए अवध में, और वहाँ वो अपनी आर्मी भी रख रहे थे और इस आर्मी का सारा खर्च नवाब जो थे अवध के नवाब वो उठा रहे थे। शाह आलम सेकंड जो था उसने कोरा और इलाहाबाद की जो ज़मीन थी वो अंग्रेज़ों को दे दी और साथ ही साथ 26 लाख के वार्षिक पेंशन के ऊपर वो दिखावे के सिर्फ नवाब बन के रह गए। शाह आलम जो था उन्होंने बंगाल की दीवानी बिहार और उड़ीसा ब्रिटिशर्स को दे दी और इस ट्रीटी ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरे बंगाल के ऊपर स्थापित कर दिया। द कंपनी वॉज the sole controller of its defense and the supreme political power is in hands. The Nawab depended on the British for his internal and external security. The company also controlled the Nizamat in 1765. Robert Clive became the governor of Bengal. तो इस तरह से बैटल ऑफ बक्सर के बाद और बैटल ऑफ प्लासी के बाद पूरे भारत के भीतर जो पूर्वोत्तर राज्य थे जैसे बंगाल, उड़ीसा, असम, इन सब जगहों पे, बिहार, इन सब जगहों पे अंग्रेज़ों का प्रभुत्व कायम हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ सामने निकल के आई, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। ये सिस्टम क्या है? ये जो सिस्टम था इसे रॉबर्ट क्लाइव ने इस्टेब्लिश किया था बंगाल के भीतर, जहाँ पे नवाब जो थे वो एक खिलौने की तरह कार्य कर रहे थे। उनके पास में कोई पावर नहीं था। दीवानी और निजामत दोनों ही राइट्स थे वो ख़त्म हो गए।
कंपनी के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। और रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो है वो भले ही नवाब कर रहे थे, लेकिन सारा रेवेन्यू पे कंट्रोलिंग जो था वो ब्रिटिशर्स का हो गया। और डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो था उसने एक बहुत ही एडवांटेज क्रिएट किया ब्रिटिशर्स के लिए। दे हैड पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स वे रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन बट दे हैड नो पावर टू डिस्चार्ज। इस सिस्टम्स का बहुत ही डिजास्ट्रस परिणाम निकल के सामने आए। कोई भी पक्ष, चाहे वो नवाब का पक्ष हो चाहे वो अंग्रेज़ों का पक्ष हो, दोनों में से किसी को भी बंगाल की जनता का कोई फिक्र नहीं था। ये स्थिति आगे बढ़ती रही और 1772 आते आते वारेन हेस्टिंग्स जो था उसने इस डुअल सिस्टम को भी ख़त्म कर दिया और पूरी की पूरी पावर अपने हाथ में ले ली। तो ये बंगाल जो कि एक काफ़ी उपजाऊ ज़मीन वाला, नदियों से बहुत सस्ती आवागमन प्रस्तुत करने वाला एक जो राज्य था, इस राज्य के ऊपर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो गया। और पूरे के पूरे भारत के भीतर फ्रांसीसियों का दबदबा तो कर्नाटक युद्ध के बाद ख़त्म ही हो गया था। और डच के जो लोग थे, ये लोग भी जो थे प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों के साथ पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिए और भारत में एकमात्र शक्ति के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी ही बच गई थी। ये एक पहला चरण था एक्सपांसन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के भीतर। इसके बाद धीरे धीरे और भी जगहों पर उन्होंने किस तरह से अपने पैर फैलाएं, इसके बारे में हम लोग अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में, ऑडियो में देखेंगे। और आप अपने सुझाव, सजेशन कमेंट बॉक्स में डाल दें और जो भी समस्या हो उसे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें बताएं। जूम सेशन में आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें, पीडीएफ फाइल को अच्छे से पढ़ें ताकि ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आए। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।